हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, अभी तक हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के 14 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 7 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 15 हमें बोलता है कि वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है हाइड्रोजनीकरण, या इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन होता क्या है इस अभिक्रिया में? देखिए, कोई भी मेरे पास ऑयल होगा या फैट होगा, मैंने कोई भी एक ऑयल या फैट ले लेना है, उसको क्या करना है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल। यानी निकेल के एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन के साथ अगर मैं किसी फैटी एसिड की या किसी ऑयल की या किसी फैट की रिएक्शन कराता हूँ तो ये फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? वनस्पति घी के अंदर, यानी कि उसका हाइड्रोजिनेशन हो जाता है और वो थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है, यानी टेंस्ड हो जाता है, या मैं ये कहूँगा कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ये नहीं, आप लोगों ने देखी भी होगी, जो कंसिस्टेंसी होती है ऑयल्स की या फैट्स की वो बहुत ज़्यादा लोअर कंसिस्टेंसी के साथ पाए जाते हैं। लेकिन अगर घी की मैं बात करता हूँ, देशी घी या डालडा घी की, वनस्पति घी की, तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी टफ होती है, कंडेंस होती है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजीनेशन। पॉइंट नंबर 16 में बोला गया है कि क्षारों द्वारा वसा या तेलों के जल अपघटन से साबुन बनने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इस प्रक्रम का नाम है साबुनीकरण। देखिए, साबुनीकरण बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, बहुत छोटा सा फिनोमिना है जिसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी बेस हमें लेना है, यहाँ पर किसी भी फैट या ऑयल के साथ क्या कर देना है? उसको अपघटित करा देना है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास एक फैटी एसिड मैंने ये ले लिया, ये मेरे पास कोई भी एक फैटी एसिड है, ठीक है, और साबुनीकरण मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, पूरा डिटेल इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी ये वन वर्ड सीरीज चल रही है तो वन वर्ड सीरीज में इतना ज़्यादा डीपली मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। अभी आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी एक फैटी एसिड आपको लेना है, फैटी एसिड में आपको क्या डालना है? बेस डालना है। तो बेस मैंने ले लिया यहाँ पे NaOH, ठीक है। तो अब ये जो बेस है वो क्या करेगा? इस फैटी एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जैसे ही वो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा तो सोडियम खुद जाकर के उसकी जगह पर बैठ जाएगा। तो इसका मतलब एक तो ये हुआ कि ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, इसका मतलब रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसके अंदर होगी। दूसरी चीज, जैसे ही ये सोडियम इस फैटी एसिड में अपना सोल्ट बनाएगा, वो सोल्ट क्या कहलाएगा? सोप कहलाएगा। उसको क्या नाम दिया गया है? साबुन का नाम दिया गया है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। पॉइंट नंबर 17 में बोला गया है कि बकमिंस्टर फुलेरिन किसका अपरूप है? बकमिंस्टर फुलेरिन, देखिए कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं जिनमें से जाना माना एक अपरूप है बकमिंस्टर फुलेरिन। कार्बन के अपरूप की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन के अपरूप होते हैं जैसे कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के बाद इसमें डायमंड आ जाता है, डायमंड भी इसका एक अपरूप है। डायमंड के बाद ये आ जाता है बकमिंस्टर फुलेरिन, जो कि यहाँ पर हमने पढ़ा अभी, बकमिंस्टर फुलेरिन कार्बन का ये एक अपरूप होता है। या चारकोल भी इसका एक अपरूप माना जाता है ना। बहुत सारे अपरूप इसके पाए जा सकते हैं, लेकिन अर्थ क्रस्ट के अंदर जो जनरली देखने के लिए मिलते हैं वो यही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18 में बोला गया है जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन क्या कहलाएगा? उसको हम बोलते हैं किण्वन। जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट जाता है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो वो प्रोसीजर क्या होगा? किण्वन का प्रोसीजर होगा, जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है वह सजातीय श्रेणी जिसमें एकल बंध पाया जाता है। तो देखिए, सजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज की बात की गई है। दूसरी बात, एकल बंध वाली होमोलोगस सीरीज जिसका नाम क्या होता है? एल्केन। अब कैसे समझेंगे इस चीज को? देखिए, जो कंपाउंड्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। या तो सिंगल बॉन्डेड वाले होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, या ये होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, या वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये वाले जो होते हैं वो संतृप्त होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? सैचुरेटेड। इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। और जो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड है उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड वाले वो जिनमें सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है कार्बन की, अनसैचुरेटेड वाले वो जिनके अंदर डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड है, यानी संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक।
अब करना क्या है कि हमें ये देखना है जो सिंगल बॉन्डेड वाली जिनमें एक बंध पाया जाता है वो कौन से हैं। तो एक बंध वाले होते हैं एन ग्रुप वाले, दो बंध वाले होते हैं इन ग्रुप वाले, और तीन बंध वाले होते हैं आइन ग्रुप वाले। यानी कि जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो एल्केन की श्रेणी में आएगा। एल्केन यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से वो सीरीज बढ़ती जाएगी। अगर दो बंध होंगे तो इसका मतलब वो कैसे होंगे, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इस तरीके से बढ़ती जाएंगी। और अगर तीन बंध होंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट अप होने वाला है, देखिए आइन से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो जो सिंगल बॉन्डेड हैं वो एन में आने वाले हैं, एल्केन में, डबल बॉन्डेड एल्कीन में, और ट्रिपल बॉन्डेड एल्काइन में। इस तरीके से आप सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 20 में बोला गया है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो कार्बन के बारे में अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन को 6 प्लेस पे रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p2। तो इसमें क्वेश्चन है कि बाह्यतम कोश में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली जो चीज़ है, देखिए ये एक कोश पूरा है यानी कि शेल, ये पूरी सेपरेट एक है, ये दूसरी शेल है, यानी इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसी होगी, नंबर 1 शेल और ये नंबर 2 शेल। तो ये दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट कर दिए। तो अब ये पूछ रहा है कि बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम शेल कौन सी हुई, दूसरी वाली। तो दूसरी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो बाह्यतम कोश में प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर वो कहता है आंतरिक कोश में कितने हैं, तो आंतरिक कोश में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आंतरिक कोश कौन सी है, 1 वाली। तो 1 कोश में यानी कि पहली कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नंबर 21 में बोला गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने अभी आपको बताया, सैचुरेटेड वालों को क्या बोला जाता है, संतृप्त बोला जाता है। और सैचुरेटेड कौन से है, जो सिंगल बॉन्डेड है। तो इसका मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और अगर क्वेश्चन ये आता कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है, यानी कि अनसैचुरेटेड की वहां पर बात की गई है, और अनसैचुरेटेड में दोनों तरीके के बंध पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो उस केस में आपको ये दोनों ही विकल्प वहां पर मिलेंगे कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर बी और सी ऑप्शन दोनों। तो आपको वहां टिक करना होगा बी और सी ऑप्शन दोनों। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।